तो नमस्कार दोस्तों सबको। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। हालांकि होता कुछ नहीं है वैसे तो, लेकिन बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं। नॉर्मली ये फिल्मों में ये आम डायलॉग है, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, दुनिया घुमा दूंगा, ये वो समथिंग। लेकिन आज तक किसी ने ये सोचा है कि प्यार के लिए कोई, अपना प्यार पाने के लिए कोई एक फ्लाइट को हाईजैक कर सकता है? जी हाँ, एक फ्लाइट को अपने प्यार को पाने के लिए हाईजैक। तो ये कहानी है अपने भारत के बॉम्बे से दिल्ली जाने वाले एक एयरवेज की। 30 अक्टूबर 2017 को एक फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होती है। फ्लाइट थी जेट एयरवेज की। फ्लाइट नंबर था 9W339। अपने समय पर मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है दोपहर में 2:55 पर। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि जब आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों किया उसने, तो आप सुनकर हैरान रह जाओगे। और एक ऐसा आदमी जो शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं, एक घर गृहस्थी वाला आदमी अपनी गर्लफ्रेंड का प्यार पाने के लिए उसने प्लेन को हाईजैक कर लिया। शायद ही ये दुनिया का पहला मामला होगा कि किसी ने अपना प्यार पाने के लिए हाईजैक किया हो। 2016 में इंडिया में एक कानून बना था हाईजैक के मामले में, कि हाईजैक हाईजैक की धमकी देना, हाईजैक की मतलब ऐसी गतिविधि जो कानून के बाहर हो, जो कानून तोड़ती हो, उसके लिए एक ही सजा है, वो है फांसी। डेथ पेनल्टी उसके लिए निर्धारित करी गई थी। ये कि ये कानून का ज्ञान उसको उस टाइम नहीं था जब उसने ये हरकत करी। तो ये कहानी शुरू होती है 30 अक्टूबर 2017 को। जेट एयरवेज की एक फ्लाइट 9W339 मुंबई से 2:55 दोपहर में दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। मुंबई से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, जैसे ही फ्लाइट अपनी एक एवरेज हाइट पे आ गई, नॉर्मली उड़ने लगी, जिस फ्लाइट के अंदर सीट बेल्ट का बटन ऑफ हो गया। मतलब आप सीट बेल्ट खोल सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। तभी एक एयर होस्टेस, उस प्लेन में लगभग 116 पैसेंजर थे, और दो पायलट को मिला के 17 क्रू मेंबर थे टोटल। तो 17 क्रू मेंबर और 116 पैसेंजर उस फ्लाइट में थे। जब फ्लाइट उड़ने लगी तो कुछ देर बाद एक एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा, वो बिजनेस क्लास का टॉयलेट यूज करने के लिए जाती है। जैसे वो टॉयलेट में घुसती है तो वहां देखती है कि वो टॉयलेट पेपर नहीं है। उसने सोचा अभी तो प्लेन उड़ा है, अभी कोई गया ही नहीं शायद, और इतनी देर में टॉयलेट पेपर कैसे खत्म हो गया। तो उसने टॉयलेट पेपर बाहर आकर अपनी एक दूसरी सहकर्मी निकिता निकिता को बोला कि जाके टॉयलेट पेपर लगा दो, उसमें टॉयलेट पेपर नहीं है। तो निकिता जैसे ही टॉयलेट पेपर लेके टॉयलेट में घुसती है, टॉयलेट पेपर लगाने के लिए वो
जो जगह थी जहाँ पे टॉयलेट पेपर दोनों साइड से घुसाया जाता था, तो वहाँ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे जा नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे दो लेटर लिखे हुए थे, दो कंप्यूटराइज्ड लेटर, जो कंप्यूटर में प्रिंट टाइप करके प्रिंट निकाले गए थे। तो वो दोनों पेपर उसको मिलते हैं, तो वो पेपर देखती है। एक पेपर उर्दू में था, एक पेपर इंग्लिश में था। तो वो दोनों पेपर देखती है। वो दोनों पेपर देखने के बाद में उसके होश ही ठिकाने नहीं रहते। जैसे ही वो पेपर देखती है, वो हड़बड़ा जाती है एकदम से, और टॉयलेट से बाहर निकलती है, लेकिन वो बाहर आराम से निकलती है, क्योंकि अगर पैसेंजरों को शक हो जाता तो फ्लाइट में हड़बड़ी मच जाती। तो वो पेपर लेके पायलट के पास जाती है। पायलट को बोलती है, कैप्टन बहुत ही इमरजेंसी का मैटर है, प्लीज मेरे को अंदर आने दो, ये देखो क्या बात हुई। जब वो केबिन में जाती है, वो पायलट लेटर पढ़ के हैरान रह गया था। उस लेटर में लिखा था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, प्लेन को दिल्ली ना ले जाकर पीओके लेकर चलो। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर पाकिस्तान के अधिकृत है, थोड़े दिनों में अपना हो जाएगा। जो कश्मीर अभी पाकिस्तान के अंडर में है, वो वहां पे प्लेन को लेके चलो। प्लेन के अंदर हमारे हाईजैकर हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग सीट पर बैठे हुए हैं। अगर लगभग 12 से 15 हाईजैकर इस प्लेन में बैठे हुए हैं, अगर थोड़ी भी होशियारी की या प्लेन को दिल्ली ले जाने की कोशिश करी, तो प्लेन के लगेज बॉक्स, जहाँ पे हम जब प्लेन में जाते हैं, हम अगर फ्लाइट में आप गए होंगे तो उसमें जो आपका लगेज रहता है, वो जिसमें मतलब प्लेन के नीचे जहाँ हम बैठे होते हैं उसके नीचे एक जगह बनी होती है, कार्गो बॉक्स बोलते हैं शायद उसको, उसमें भी बम रखा हुआ है, और वो बम ब्लास्ट कर देंगे। तो कैप्टन, उनमें एक कैप्टन था जय जरीवाला, शांत दिमाग का, बहुत ही शार्प माइंड का। वो कैप्टन आराम से उस चीज को सोचता है, पढ़ता है, समझता है। उसको ये मालूम पड़ गया, अगर कश्मीर चले गए तो बचने के हैं नहीं, और अभी कुछ किया फिर भी रिस्क है। तो वो एक बात सोचता है कि कुछ न कुछ तो अभी करना पड़ेगा, कश्मीर ले जाने से अच्छा। तो वो उस टाइम अपना लोकेशन देखता है, तो वो प्लेन अहमदाबाद के आसपास में था, जो उड़ रहा था वो अहमदाबाद के आसपास में उड़ रहा था। तो उसने तुरंत अहमदाबाद एटीसी को संपर्क किया। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे सड़कों पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रहते हैं ना, वैसे ही हवा में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। तो इमीडिएट एटीसी को संपर्क किया। जैसे ही एटीसी से संपर्क हुआ, तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या बात हो गई। तो जय जरीवाला जो पायलट थे, उन्होंने कैप्टन थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसा लेटर हमें मिला है, और हमें इमीडिएट अहमदाबाद में प्लेन उतारना है, हमें इमीडिएट लैंड करना है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अहमदाबाद
कि एयरपोर्ट के सब लोग इमीडिएट हरकत में आते हैं। उन्होंने एयरपोर्ट खाली करवाया प्लेन लैंड करवाने के लिए। हाथों हाथ क्राइम ब्रांच से संपर्क किया, पुलिस से संपर्क किया, सबको इमीडिएट एयरपोर्ट बुला लिया। केस ऐसा मैटर है। क्राइम अहमदाबाद क्राइम ब्रांच भी हाथों हाथ फोन के साथ इमीडिएट एयरपोर्ट पहुंच गई। तो फ्लाइट अहमदाबाद लैंड करने के लिए रेडी। इधर एयरपोर्ट पे सीबीआई रेडी, क्राइम ब्रांच वाले, पुलिस वाले रेडी, पूरा एयरपोर्ट के का क्रू, सब लोग इस खबर से मतलब दहशत में, एक एक टाइप से दहशत में ही थे कि 100 लगभग 116 पैसेंजर, 17 क्रू मेंबर, सबकी जान उस प्लेन में, खतरनाक मोड पे प्लेन है, सबकी जान खतरे में है। तो वो प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरता है। सीबीआई तुरंत पुलिस वालों के साथ मिलकर तुरंत सभी पैसेंजरों को प्लेन से एक एक करके उतारती है। सबको ये बात बताई जाती है, सबको एयरपोर्ट के एक कोने में रख, सभी पैसेंजर को एक कोने में रखा जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि 15 हाईजैकर इस प्लेन में है। वो बॉम्ब स्क्वाड वाले को बुलाते हैं तुरंत तुरंत, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस प्लेन की एक एक कोने की, एक एक जगह की जांच की जाती है। जहाँ पे उसमें लेटर में लिखा था कि बम है, उस जगह को, उस जगह की भी अच्छे से तलाशी ली जाती है। मतलब सीबीआई और पुलिस मिलके अपना काम एकदम जितना जल्दी हो सके उतनी तेजी के साथ कर रही थी, क्योंकि ये खबर, ये बम की धमकी, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी उनके लिए। अगर एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ हुआ तो तहलका मच जाएगा कि पहले तो एयरपोर्ट पे वो घुसे कैसे बम लेके, और बम घुसे तो घुसे, किसी को मालूम क्यों नहीं पड़ा। उन्होंने, सीबीआई ने सभी 133 लोगों की लिस्ट मंगाई। सब लोगों की इमीडिएट छानबीन करी गई। मुंबई पुलिस, अहमदाबाद पुलिस, दोनों ने मिलके हर एक पैसेंजर जो दिल्ली से भी कांटेक्ट रखता था, वो दिल्ली पुलिस को भी जानकारी दी गई। लगभग 1.5 से 2 घंटे में सभी पैसेंजरों की जानकारी निकाली गई। तो उनमें से एक भी पैसेंजर ऐसा नहीं था जो आतंकवादी या इनलीगल एक्टिविटी में शामिल था, या पहले उनका कभी रिकॉर्ड भी रहा होगा। तो जब पुलिस को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने क्रू मेंबर थे उनसे पूछताछ शुरू करी। तो निकिता को बुलाया गया, तो निकिता ने बोला पहले वो गई थी शिवानी मल्होत्रा, उसने मेरे को बोला पेपर नहीं है, तब मैं गई, तब मेरे को पेपर मिले थे। तब शिवानी मल्होत्रा को बुलाया गया कि जब प्लेन उड़ी थी तब टॉयलेट पेपर लगा हुआ था, उसके बाद में क्यों नहीं था, और आपको कैसे सब कैसे मालूम पड़ा, या आपसे पहले कौन गया, ऐसे मतलब सीबीआई के सवालों की बौछार एक साथ हो गई। तब उस शिवानी ने बताया कि एक पैसेंजर था जो प्लेन उड़ते ही टॉयलेट यूज करने के लिए गया था। तो सीबीआई ने उसका, उस जो पैसेंजर था उसका नाम पूछा। नाम पूछने पे उसका नाम पता चला, उसका नाम था बिरजू सल्ला, जो अहमदाबाद का, गुजरात का ही था।
लेकिन मुंबई डायमंड मार्केट का बहुत बड़ा नाम था। करोड़पति अरबपति आदमी। जब पुलिस ने उसको बिरजू सल्ला को पूछा कि तुम पहले गए थे, तुमने रखे ये लेटर, तो उसने एकदम मना कर दिया। तो पुलिस ने इमीडिएट उसके बैकग्राउंड पहले चेक किए थे, लेकिन इस बार पुलिस टीम उसके घर पे गई, उसके आसपास पूछताछ करी गई। तब मालूम पड़ा एक बहुत बड़ा डायमंड का किंग है और बहुत बड़ा नाम है उसका डायमंड मार्केट में। करोड़पति अरबपति आदमी है, बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है पूरी। तो पुलिस को उस पे वो हो गया, यार इतना बड़ा आदमी क्यों करेगा ये सब। तो लेकिन और थोड़ी और तहकीकात करी गई तो उस किसी का भी नाम सामने नहीं आया। पुलिस को शक अब उसी एक आदमी पे। पूरी फ्लाइट में पता कर लिया, कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि जिस पे शक किया जाए। तो पुलिस वालों ने सोचा क्यों न इसकी थोड़ी और जानकारी ली जाए। तो पुलिस ने उसके घर पे जाके तलाशी ली। तलाशी ली तब उन्हें एक प्रिंटर और लैपटॉप मिला। वो प्रिंटर की इंक लैपटॉप की तलाशी में वो लेटर मिल गया और प्रिंटर की इंक भी वो लेटर के साथ मैच करा ली गई। तो बाकी सारे पैसेंजर को वापस उसी प्लेन की एक बार और जांच करके उसी प्लेन को रवाना कर दिया गया और उसको पकड़ लिया गया। तब अहमदाबाद पुलिस ने उससे पूछताछ करी कि ये तो कंफर्म है कि ये काम तुमने ही किया है, क्यों किया है ये बताओ। ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक करोड़पति अरबपति आदमी एकदम खुशी परिवार के साथ इतना बड़ा मार्केट, डायमंड मार्केट का नाम, और इतनी खतरनाक हरकत क्यों करेगा। क्या तुमने ये कोई एक तरह का प्रैंक करने का सोचा, जो आजकल बहुत चल रहे हैं। उसने जो कहानी बताई है मेरे को भी मालूम पड़ा, तो मैं भी मतलब कुछ देर के लिए सोचता रह गया यार। ऐसे मतलब जुबान ही नहीं मुंह में। उसने बताया कि वो अपने काम की वजह से दिल्ली आता जाता रहता था। बॉम्बे में उसका शोरूम है। वो काम की वजह से दिल्ली आता जाता रहता था। उसी दौरान एक एयरपोर्ट पे एक ग्राउंड स्टाफ फीमेल थी, एक ग्राउंड स्टाफ से उसको प्यार हो गया। धीरे धीरे उससे बातचीत, धीरे धीरे उसके साथ मेलजोल और प्यार अपने परवान चढ़ गया। और उसका मतलब इतना ज्यादा उसके बारे में, वो प्यार के बारे में, कि वो स्पेशल कभी कभी उससे मिलने के लिए ही दिल्ली आता था। काम कुछ नहीं होता था, एक काम के लिए रेगुलर आता, मगर अगर काम नहीं भी होता तो उससे मिलने के लिए दिल्ली आता था, इतना प्यार करता था। तब उसने सोचा क्यों ना उसको बॉम्बे शिफ्ट कर लिया जाए। तो उसने बोला कि तुम बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए घर ले लूंगा, तुम्हें नौकरी नौकरी कोई जरूरत है नहीं, मैं मेरे पास बहुत पैसे हैं ये वो। लेकिन उस लड़की को वो दिल्ली नहीं छोड़ना था, उसको नौकरी नहीं छोड़नी थी। अब इसके पीछे भी क्या मैटर है क्या नहीं है उसको, अगर इतना बड़ा करोड़पति आदमी उसको दिल्ली बुला रहा है। ये सब चीज में एक मैं बात बता दूं कि न तो उस लड़की को मालूम था कि वो शादीशुदा है, न उसको मालूम था कि उसके बच्चे हैं, उसके परिवार है कुछ। उसको इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तब ये हम सोच सकते थे कि वो बॉम्बे नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इसमें भी अगर आप एक सोचना चाहो ना कि वो बॉम्बे मतलब दिल्ली क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और एक ग्राउंड स्टाफ की नौकरी दिल्ली में एयरपोर्ट पे क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि वो सब कुछ दे रहा था उसको। ठीक है, छोड़ो ना, अपने को क्या करना है, अपना मैटर नहीं है ये। अपने को कहानी से मतलब है, मैं कहानी सुनाता हूँ आपको।
तो उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं मानी। तब उसने प्लानिंग करी कि तुमको एयरपोर्ट पे काम करना है, मैं एक नई एयरलाइन कंपनी खोल देता हूँ तुम्हारे लिए। वो उसके पास इतना पैसा था कि उसने उसको बोला कि वो एक नई एयरलाइन कंपनी खोल देगा उसके लिए। तो ये बात जब उसने उसको बताई तो उसने कहा क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ। फिर भी उसने उसको बोला कि मैं एयरलाइन कंपनी खोल देता हूँ। तो उसने वो सब पता किया। तब उसको मालूम पड़ा कि यार एयरलाइन कंपनी खोलना तो इतना आसान बात नहीं है। तो उसने तब उसके दिमाग में एक प्लान आया, क्यों न ये जो नौकरी कर रही है जेट एयरवेज में, इस कंपनी को ही बंद कर दिया जाए। कंपनी तो ऐसे बंद होगी नहीं। कंपनी बंद होगी एक खाली बदनामी के ही नाम से। तो उसने ऐसा सोचा। तो उसने ये लेटर लिखे, ये प्लानिंग करी कि अगर वो लेटर पढ़ के सभी लोग दहशत में आ जाएंगे, प्लेन में हड़बड़ मच जाएगी, तो पूरे देश में खबर फैल जाएगी, पूरे न्यूज़ मीडिया में खबर फैल जाएगी। तो जेट एयरवेज काफ़ी बदनाम हो जाएगी और उसको मतलब उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और रियल में भी नहीं होता ऐसा। ये उसकी सोच थी एक। तब उसका ये जवाब सुन के पुलिस वाले, सीबीआई वाले सभी हैरान रह गए। लेकिन ये मामला आतंकवाद हाईजैक से जुड़ा था, क्योंकि एक हाईजैक का मामला ऑटोमेटिक आतंकवाद से जुड़ जाता है। तो हाईजैक से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने, सीबीआई ने ये केस एनआईए को सौंप दिया। एनआईए ने इंक्वायरी करी गई तो ये बात उसकी सच पाई गई। लेकिन 2016 के कानून के मुताबिक अगर आपने हाईजैक की, किसी को धमकी दी है और उसकी वजह से अगर पैसेंजरों की या किसी की भी हाईजैक की धमकी की वजह से हालत खराब हुई है तो आप गुनहगार हो। जब एनआईए ने एक बात अपनी स्पेशल कोर्ट में ये बात रखी कि प्लेन उड़ा ही था, तभी एयर होस्टेस को लेटर मिला और वहां से लेके जब तक प्लेन लैंड नहीं हुआ तब तक जितने भी पैसेंजर थे उनकी जान खतरे में थी और सभी डरे हुए थे, सभी की हालत खराब थी। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने, ये मामला हुआ था, मैंने आपको बताया था 30 अक्टूबर 2017 में, और ये एनआईए के स्पेशल कोर्ट का जजमेंट आया 11 जून 2019 को। लगभग 17-18 महीने हुए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 तो 14, 14 से 20 महीने, लगभग 19 महीने बाद में, 19-20 महीने बाद में 11 जून 2019 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट का ये फैसला आता है कि वो जो मैंने नाम बताया था आपको, क्या नाम था मैं तो भूल गया यार। बिरजू सलवा, बिरजू सल्ला, सॉरी बिरजू सल्ला, वो दोषी है और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 2016 एंटी हाईजैक एक्ट के दौरान के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके लिए सजा तो मौत थी, लेकिन उसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था और ये सब उसने अपने प्यार को पाने के लिए किया, अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए किया। इसलिए
एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी और 5 करोड़ का जुर्माना, और वो जुर्माना उस प्लेन में बैठे 116 पैसेंजर, 2 कैप्टन और 15 क्रू, एयर होस्टेस, क्रू मेंबर, उनमें बांटा जाए। उसको उम्र कैद हो गई और 5 करोड़ का जुर्माना भी वसूल लिया गया। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। अभी थोड़ा दिन पहले, लगभग अप्रैल 2023 या लगभग इसी टाइम के आसपास की बात है, 6 साल जेल में रहने के बाद में, 5 साल कुछ महीने हो गए, 30 अक्टूबर को वो पकड़ा गया था, तब से लेके जेल में था। वहां से उसको उम्र कैद हो गई, केस चलता रहा, सजा हुई, उम्र कैद हो गई। अब उसने, जब जैसे एनआईए ने उसको फैसला दिया, उसने हाई कोर्ट में अपील करी, अहमदाबाद हाई कोर्ट में। तो वो साबरमती, अहमदाबाद की साबरमती जेल में था। अहमदाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के बाद में हाई कोर्ट ने उसको सुना, समझा और ये माना कि उस फैसले में बहुत सारी गलतियां थी। उस जांच जो सबमिट की गई थी उसमें बहुत सी कमियां थी। तो हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया गया और जो 5 करोड़ एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जुर्माना लगाया था, वो भी हाई कोर्ट ने कहा कि जितने रुपए जिसमें बांटे गए थे वो सारे उनसे लिए जाएं और बिरजू सल्ला को 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके वापस दिए जाएं। अगर वो पैसेंजर या क्रू मेंबर या पायलट अगर देने में सक्षम नहीं है तो ये पैसा राज्य सरकार देगी, गुजरात सरकार देगी वो पैसा। तो सरकार ने वो सारे पैसेंजरों की लिस्ट निकाली, वापिस सभी क्रू मेंबर की लिस्ट निकाली और बहुत मुश्किल से लगभग आधा से ज़्यादा पैसा तो इकट्ठा हो गया था वापिस। और वो आगे क्या हुआ जो अभी तक न्यूज़ में नहीं आया था, आगे क्या हुआ उसकी पुलिस ने भी जानकारी नहीं दी, ना ही कोई कोर्ट से उसके बारे में न्यूज़ आई, ना ही बिरजू सल्ला की तरफ से कोई जानकारी दी गई। तो ये थी एक प्यार भरी रोमांटिक खतरनाक कहानी। प्यार के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सभी से निवेदन है कि अपने हद में रह के करें। और हद जो आपको आपका परिवार इजाज़त देता है, जो आपको आपका समाज इजाज़त देता है, जो आपको आपका धर्म इजाज़त देता है, उससे ज़्यादा आगे न बढ़े। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।